ओके, अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई एम 30। ये ब्लॉग आज की है, चूँकि बहुत ठंड है और इस ठंड में कभी भी कहीं भी निकलना हो ना तो बिल्कुल अजीब अजीब सी चीज़ें अंदर चलने लगती है, हाथ भी बहुत तेज़ तेज़ होने लगता है। ऐसा ही कुछ इस ब्लॉग में भी है। एनीवे अभी मैं तैयार हो गई हूँ और आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे शहर में ना केरल के राज्यपाल साहब आए हुए हैं और कुछ ख़ास लोगों को उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए शहर से, जिसमें एक नाम मेरा भी है। आप सबकी मोहब्बतें और आप सबकी दुआओं की ऐसी तलबगार हूँ मैं। सो उन्होंने बुलाया है तो ऑब्वियस है कि हमारे मेहमान हैं और हम लोग को जाना भी है। सो मैं वहीं जा रही थी तैयार होके, ये आप देख रहे हैं मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा, कैमरा बहुत इधर उधर नहीं होता मुझसे। ठीक है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, यहाँ से मैं सर्किट हाउस जाऊँगी, वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। सो उसके बाद उनसे कुछ बातें होंगी, मुलाकात होगा, कुछ गुफ्तगू होगा और अगर मुनासिब हुआ तो मैं वहाँ शूट करूँगी। उनको भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि उनसे भी गोरखपुर के युवाओं के लिए कुछ ना कुछ 2-4 शब्द कहलवा सकूँ, सुन सकें हम लोग। तो ऐसी सारी चीज़ें होंगी एंड कुछ और भी बातें हैं जिनको लेके बात करनी है। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैं जा रही हूँ। बस आप सब दुआ कीजिएगा कि वहाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा से हो और अच्छी अच्छी बातों पे बातें हों। सो एनीवे अब वहाँ जाके फिर उसके बाद ब्लॉग करती हूँ, ठीक है? और फिर आपको बताती हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं और ये हमारे शहर गोरखपुर की खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच में सर मौजूद हैं जो केरल के राज्यपाल हैं। और ये एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमें वक्त दिया, हम युवाओं को वक्त दिया, शहर वालों को वक्त दिया। और अभी इनसे सुनते हैं इनके 2 शब्द, ये क्या कहना चाहेंगे और उसके बाद सर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप गोरखपुर के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना है। सो इसके बाद सर बोलेंगे और हम सब सुनेंगे। ये पूरा गोरखपुर मंडली यहाँ मौजूद है, आप कह सकते हैं। अच्छा, कोई हाय हेलो भी कह सकता है जब तक सर देख रहे हैं। और इधर इधर ये महिला सशक्तिकरण। जो वो कहते हैं ना, जब घर के बड़े कुछ सुनाते हैं ना तो एकदम से सन्नाटा बस होता है, ऐसे ही बना। याद है आपको? सर पढ़ा है, याद नहीं है। याद नहीं। जी वंदे मातरम। जी। वंदे एक तरह से जैसे सलाम प्लूरल, सलाम सिंगुलर है और तस्लीमा प्लूरल। जी तो वंदे इसी तरह जरा इंटेंस फॉर्म है। किसी के तई अपनी ताज़ीम का इजहार करने के लिए रेवरेंस, उसकी इंटेंस फॉर्म। इसलिए हमने कहा कि वैसे तो किसी और ने भी किया है तर्जुमा, माँ तुझे सलाम, लेकिन सलाम सिंगुलर है, वंदे इंटेंस फॉर्म। इसलिए क्या वंदे मातरम का मतलब हुआ माँ तुझे सलाम, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा उसका ये ध्यान करके कि वो इंटेंस फॉर्म है तस्लीमात। तस्लीमात, माँ तस्लीमात। तस्लीमात किसे कहते हैं, सलाम किसे कहते हैं? अपने मतलब दूसरे के think मैं सबमिट करता हूँ। वो उसके बाद उसमें है कि वो सुजलाम सुफलाम मलियत शीतलाम। तो सुजलाम, तू भरी है मीठे पानी से। सुफलाम, फल फूलों की शादाबी से। मलियत शीतलाम, दक्किन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात, ये है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो उसका तर्जुमा होगा कि तेरी रातें रोशन चांद से। फुल कुसुमी द्रुमदल शोभनी,
तेरी रौनक सब्जे फाम से, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। तो सुहासिनी का मतलब हुआ तेरी मीठी, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत होती है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। ऑफिशियली इतना ही है ये। है तो ये लंबी है नज़म, लेकिन जो ऑफिशियली अडॉप्टेड है वो इतनी है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग के तौर पे, नेशनल एंथम तो जनगण मन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नेशनल सॉन्ग के तौर पे अडॉप्ट किया था। तो जब ये फतवे वतवे हुए तो मैंने ऐसी सोचा कि लोगों का आमतौर से मतलब मालूम नहीं है, खुद हमें भी नहीं मालूम पूरा, ले लिया सर। तो हम बैठे तो उसकी मंजूम शक्ल बनती गई, और फिर मैंने ये मत समझिएगा कि किसी को रन डाउन करने का मकसद नहीं है हर किसी, लेकिन मैंने किसी को लखनऊ में भेजा और मैंने कहा ये मत बताइएगा कि मैंने भेजा है, पूछिएगा इसमें कुछ दीनी नुक्ता नज़र से गलत है कुछ इसमें। उन्होंने कहा कि नहीं कोई गलत नहीं। तो उनका साहब ये बताया गया कि वंदे मातरम का तर्जुमा है, तो वो हैरत में हुए। तो मालूम है नहीं हमें किसी को भी, और बस कह देते हैं कि सर लेकिन संविधान सभा की, जब संविधान का वो हो रहा था तो संविधान सभा में जितने लोग थे वहाँ तो एक एक आर्टिकल पे बहस होती थी प्रॉपरली, और बहस में जबकि जैसे अगर बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की, उस पर तो मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे ज़्यादा उसमें बहस वो किया, और तमाम हम लोग जैसे कि एक राज्यसभा चैनल ने एक संविधान का वो बनाया था, जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं उससे, तो हम लोगों ने उस पूरे सीरियल को देखा जो उन्होंने बनाया, राज्यसभा वालों ने मोहम्मद हामिद अंसारी साहब के गाइडेंस में उसको बनाया था। तो वहाँ एक एक आर्टिकल पे बहस होती थी, अगर ऐसी कुछ चीज़ होती तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन हुआ होता। नहीं, इस पे ऑब्जेक्शन तो हुए थे जी सर। सबसे पहला ऑब्जेक्शन किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसी मुसलमानों में किसी से ने एतराज नहीं किया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एतराज किया। उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने वो हिस्सों को अलग कर दिया जिस पर उन्हें एतराज था, विवादित जो थे उसको अलग कर दिया, क्योंकि ब्रह्मो समाज वाले जो हैं बंगाल में वो भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मोहित कहते हैं अपने आप को, तो उन्हें उस पर एतराज था। ये मुस्लिम लीग वगैरह ने तो बात को इसको पॉलिटिकल इशू बनाया, उन्होंने एतराज नहीं किया था। रफ़ी साहब का आर्टिकल है कि जिन्ना मेरे बराबर में खड़े होकर गा रहे थे, बाद में 1936 के बाद तो एतराज था, मगर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एतराज था, इनमें से किसी को नहीं था। ये तो बात को इन्होंने उसे टेकन किया, जब उसमें से वो जो एतराज वाली बातें थी वो निकाल दी गई, उसके बाद और वो एतराज वाली बातें भी, ये तो सिंबल्स होते हैं इबादत के लिए नियत करना जरूरी होती है, नियत की इबादत नहीं होती है। हर चीज को इशू बनाना, बस नियत पर ही सारी चीज इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो ये हमारी समझ में नहीं आता। ये होता है जब हम बड़ों के साथ बैठते हैं ना, इबादत के लिए नियत ज़रूरी होती है, ना इबादत नहीं होता। और बड़े जो होते हैं ना वो यही सारी चीज़ें बताते हैं। सजदा ताज़ीमी नाम रखा गया, जी 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 बिल्कुल सही। उन्होंने नहीं रखा था सजदा ताज़ीमी नाम। इन्हीं फतवा देने वालों से जब लोगों ने पूछा कि साहब वो वहाँ जाएं तो सजदा कराते हैं, कहीं कोई बात नहीं, सजदा उबूदियत नहीं है, सजदा ताज़ीमी, तो आपकी नियत पे है क्या क्या करते हैं। वो नियत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मिला जुला के ये बातें थी। ये बहुत शुक्रिया सर आपका कि, और सॉरी भी क्योंकि हम लोगों ने इस वक्त आपको परेशान किया। और शायरी अच्छा, इन्हें आपको कुछ सुनाना है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। हाँ हाँ, आप बैठिए बैठिए।
खुश रहने की दुआ दी है, जीने की एक नई अदा दी है। खुश रहने की दुआ दी है, जीने की एक नई अदा दी है। या खुदा या खुदा इन्हें सारी जहान की खुशियाँ देना। या खुदा इन्हें सारी जहान की खुशियाँ देना, जिन्होंने अपने दिल में हम सबको थोड़ी सी जगह दी है। वक्त के साथ जो भी चलता है, जिंदगी का वो रुख बदलता है, उसको आवाज देती है मंजिल, ठोकरें खा के जो संभलता है। मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। और शाहीन साहिबा एक शेर सुना के फिर छोड़ देते हैं। सर चूँकि अब राजनीति वाला थोड़ा सा कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं हमेशा उन्हीं मुद्दों पे बात करती हूँ जो सही होते हुए भी कहीं ना कहीं छूटता जाता है। जब अच्छे लोग बैठते हैं तो पता नहीं क्यों सिर्फ अच्छाइयों पे बात करते हैं। ये विडम्बना है हमारे देश की, ऐसा मुझे लगता है। तो ये दो लाइनें कहना चाहूँगी कि सुना है हिंदुस्तान की सियासत बड़ी गर्म है, सुना है हिंदुस्तान की सियासत बड़ी गर्म है। ये वही हिंदुस्तान है ना जहाँ हिंदू और मुसलमान सब बेशरम हैं। और सर एक और आपको कर देंगे कि गोरखपुर के युवाओं के लिए आप कोई एक संदेश दें। सबके लिए एक ही संदेश है, दूसरा कोई संदेश नहीं। और वो ये है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, इंसान के नाते जिम्मेदारी, कि हम तारीख से सबक लें। वाह जी बिल्कुल। और तारीख का सबक ये है कि हिंदुस्तान दुनिया में सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान इल्म और दानिश का मरकज़ था, लेकिन अंदर की फूट से हमारा जो हुआ वो सब कोई जानते हैं। इसलिए अगर अपने पुराने उस दर्जे को वापस हासिल करना है तो आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद मजबूत होना चाहिए। बहुत 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 ही शुक्रिया और बहुत बड़ी बात। तभी हम अपनी उन सब मकासद को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए सरकार और सब लोग लगे। सो देखा आपने, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब मिलके फिर से हिंदुस्तान को उसी जगह पर लाकर खड़ा करेंगे। इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे बंद करती हूँ और जो भी कुछ होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।